हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी चलेगी तब प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शाम का वक्त था। सिटी हॉस्पिटल मीरा और कशिश मृत्युंजय से मिलकर जा चुके थे। महक मृत्युंजय के लिए एप्पल काट रही थी, जिसे मृत्युंजय मुंह सड़ा कर देखे जा रहा था। मृत्युंजय की नखरे वाली नज़र को देखते हुए महक बोली, आपको कुछ अच्छा भी लगता है खाने में? मृत्युंजय महक के सवाल को सुनकर शरारत भरी आंखों से उसकी तरफ देखता, मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है खाने में। महक मृत्युंजय की आंखों की चमक को एक नज़र देखने के बाद इग्नोर करते हुए बोले, आपसे कुछ कहना मतलब खुद के लिए बेशर्मी क्यों न्योता देना है? जिसे सुनकर मृत्युंजय छोटा सा मुंह बनाते हुए बोले, तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें मेरे जैसा रोमांटिक पति मिला है। रोमांटिक नहीं कहते, उसे नॉटी और ठरकी कहते हैं, जो हर पल बकवास करता रहता है। महक ने सोफे से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए जिसे देखते हुए मृत्युंजय ठीक से बैठते हुए महक से बोला, सुनो, कुछ कहेंगे तभी सुनूंगे। महक ने एप्पल के स्लाइस मृत्युंजय की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, जिसे देखकर मृत्युंजय टाइम की तरफ देखते हुए बोला, सुधांशु को होश क्यों नहीं आ रहा है? मृत्युंजय के सवाल पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे खुद बेसब्री से इंतजार है, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोला, यू नो व्हाट महक, ऋतिक ने कुणाल को बहुत इजीली मौत दे दी। मैं होता तो अभी तक जिंदा होता हुआ। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय की तरफ देखकर, आपने विप्लव को देखा? उनके चेहरे पर कुछ था। मृत्युंजय महक की बात पर उसकी तरफ देखते बोला, तुम अपने पति की आंखों में पढ़ो, उसके भाइयों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर महक कुछ कहने लगी जब वार्ड का दरवाजा खुला और शिवांश अंदर आते हुए बोला, डैड। शिवांश की आवाज़ सुन मृत्युंजय महक के सामने से अपना सिर निकालते हुए शिवांश की तरफ देखकर बोला, शिव। ये कहते हुए उसकी नज़र शिव की गोद में पकड़े एकांश पर गई, जिसे देखकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोला, तुम सभी मुझसे मिलने आए हो? महक उन लोगों की तरफ देखते हुए एप्पल के प्लेट वहीं पर छोड़ शिवांश के पास जाकर उसकी गोद से एकांश को ले लेती है और शिवांश की तरफ देखते हुए कहती है, कौन लेकर आए आप लोगों को? जब विकल्प अंदर आते हुए बोला, मैं लेकर आया भाभी। विकल्प की आवाज़ सुनकर महक उसकी तरफ देखने लगी, जहाँ पर उसने समृति और अव्यक्त के हाथ को पकड़ रखा था। समृति की नजर मृत्युंजय पर गई। वो एकदम से विकल्प के हाथ से अपना हाथ छुड़ा जल्दी जल्दी दौड़ते हुए मृत्युंजय के बिस्तर के पास आकर अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, समृति के आवाज़ लगाने पर मृत्युंजय समृति को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जब उसे अपने जख्म और खिंचाव महसूस होती है और उसे मुँह से एक आह निकल मृत्युंजय के सिहराने की आवाज़ सुन विकल्प वहां पर आकर समृति को उठाकर मृत्युंजय के बगल में बैठाते हुए बोला, इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? मृत्युंजय विकल्प की बात को इग्नोर कर समृति की तरफ देखते हुए बोला, यू मिस मी आई ए लॉट। समृति ने हाथ फैलाते हुए कहा। अव्यक्त उन दोनों को हाथ में देखकर मृत्युंजय को आवाज़ लगाते हुए बोले, डैडा मिस यू। अव्यक्त की आवाज़ लगाने पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, मिस यू टू। मैंने होश में आते हैं सबसे पहले तुम लोगों के बारे में पूछा। महक निराशा से अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए मृत्युंजय और बच्चों को देख कर बोली, ये बिल्कुल सही है। माँ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। शिवांश महक की बात सुनकर बोला, मैं आपकी इग्नोर नहीं कर सकता। शिवांश की बात सुनकर मृत्युंजय महक का साथ देते हुए महक से बोला, मैं भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। महक मृत्युंजय की बात पर भाव खाते हुए शिवांश की तरफ देखकर, मुझे आपकी बात पर यकीन है शिव कि आप मुझे कभी इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन आपके डैड की बातों पर यकीन नहीं है। ये सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ नाराजगी भरी आंखों से देखते हुए, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकता। मृत्युंजय की बात पर महक अपना सिर हिलाते हुए, वो तो मैंने अभी देखा कि आप मुझे कितना इग्नोर कर सकते हो और कितना नहीं। मृत्युंजय महक की बात पर उसे एक नज़र घूरने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, अंश को दो। महक मृत्युंजय की बात सुने एकांश को अपने सीने से लगाते हुए नो। जब एकांश जोर जोर से रोने लगा, अचानक एकांश के रोने पर महक उसे चुप करवाते हुए, शांत हो जाओ। लेकिन एकांश महक के चुप करवाने पर भी चुप नहीं हो, जिसे देखकर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए महक से कहता है, ये मेरा बेटा है, इधर दो। इतना कहकर मृत्युंजय अपना हाथ फिर से आगे बढ़ा देता है तो महक मुँह बनाते हुए उसकी गोद में एकांश को दे देती है। एकांश मृत्युंजय के गोद में जाते उसकी नीली आंखों में देखते हुए चुप हो जाता है। मृत्युंजय एकांश के चुप होने पर महक को चिढ़ाते हुए बोला, देखो देखो, मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। महक मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखने का मुंह बनाते हुए जाकर सोफे पर बैठ जाती है। मृत्युंजय महक के जाकर सोफे पर बैठने पर शिवांश की तरफ देखते, देखो तुम्हारी माँ कैसे मुँह फुला रही है। विकल्प
उन लोगों की बदमाशी को देखते हुए अपना सिर निराशा से हिला देता है। जब एक नर्स वहां पर आकर महक की तरफ देखते हुए कहती, मिसेस सारंग, आपके भाई को होश आ गया है। नर्स की बात सुनकर महक जल्दी से सोफे से उठकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आप यहीं पर रुको, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर महक वहाँ से सीधा आईसीयू की तरफ चली जाती। मृत्युंजय जाते हुए महक को देखने का विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, धैर्य की क्या खबर है। विकल्प मृत्युंजय के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं, उसे भी कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। ध्रुवी का क्या रिएक्शन था, मृत्युंजय ने फिर पूछा, जिसके जवाब में विकल्प उसकी तरफ देखते, कल जब आपको होश नहीं आया था, ध्रुवी अपने फैमिली एडवोकेट्स के लेकर आई थी और उसने अपने सारी प्रॉपर्टी धैर्य के नाम कर दी। विकल्प की बात सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए समझ गया। और माँ कैसी है। विकल्प मृत्युंजय की बात पर अपने कंधे चढ़ाते हुए, वो तो अवस्थी मेंशन में है, इसलिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन ध्रुवी दीदी से बात हुई, जहाँ पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय विकल्प की बात पर कुछ पल चुप रहकर, मुझे सुधांशु को देखना है। शिवांश मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी गोदी से एकांश को लेते हुए बोला, चलिए हम चलते हैं मामू को देखने। मृत्युंजय शिवांश की बात सुनकर मुस्कुरा देता और विकल्प जाकर समृद्धि को नीचे उतारता है। फिर मृत्युंजय को मदद करते हुए व्हील चेयर पर बैठा देता है, क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे। मृत्युंजय अपनी गोद में समृद्धि और अव्यक्त को बैठा विकल्प से बोला, चलो हमें धक्का दो। विकल्प मृत्युंजय की हरकत पर अपना सिर निराशा से हिलाते उसे लेकर सुधांशु के आईसीयू की तरफ चला जाता है और शिवांश एकांश को पकड़े उनके साथ चला आता है। इधर सुधांशु के सिर में पट्टी बंधी हुई थी और अभी भी उसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो धीरे धीरे अपने पलकें झपकाते हुए वहां पर खड़े सबको देख रहा था। जब महक सुधांशु के सामने आकर बोली, सिद्धू। सुधांशु महक को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो महक उसके हाथ को पकड़ लेती है। महक सुधांशु के हाथ को पकड़े अपने होंठ से लगाते हुए, तुम ठीक हो। सुधांशु महक की बात को सुनते हुए अपने पलकें झपका देता है तो महक की आंखों से आंसू की एक लकीर खींच जाती है, जिसे देखकर सुधांशु अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करने लगता है तो महक उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, इसके बिना तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए महक अपने आंसू को साफ करने लगी, जिसे देख सुधांशु ऑक्सीजन मास्क लगाए वो धीरे से बोला, माँ। नीरू के जिक्र को सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए, माँ बिल्कुल ठीक है सिद्धू, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुनकर सुधांशु बस अपनी पलकें धीरे से झपका देता है। तभी विकल्प मृत्युंजय के व्हील चेयर को धक्का देते हुए वहाँ पर आ जाता है। उसके पीछे शिवांश एकांश को अपनी गोद में लिए आ जाता है। मृत्युंजय वार्ड में आकर व्हील चेयर पर बैठे सुधांशु की तरफ देखा, मुझसे इतना प्यार करते हो तुम। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जिसे देख मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, पहली बार तो मुझे जवाब नहीं दे रहे। सुधांशु मृत्युंजय का सवाल को सुनकर धीरे से अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय अव्यक्त और समृद्धि को नीचे उतार देता है, जिसे देखकर महक उन दोनों को पकड़ लेती है तो दोनों महक की साड़ी को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। मृत्युंजय अपने व्हील चेयर के हैंडल को पकड़ सहारा लेते हुए खड़ा हो जाता है तो विकल्प उसके हाथ को अपने गले में डालते हुए कहता है, मैं हूँ ना। इतना कहते हुए विकल्प मृत्युंजय को लाकर सुधांशु के बिस्तर के बगल में खड़ा कर देता तो मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बहन का प्यार तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ जो तुम यहाँ आकर लेट गए। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर अपने ड्रिप चढ़े हाथ को उठाने के लगा, जिसे देख मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, कुछ कहना है तुम्हें। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन धीरे से बोला, आप ठीक हो। मृत्युंजय सुधांशु के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ऑफिशियली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप लड़ोगे तो नहीं। मैं क्यों लड़ूंगा, तुम हो जो मुझसे बहस करते हो और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मृत्युंजय ने सुधांशु की आंखें छोटी कर घूरते हुए, जिसे सुनकर सुधांशु उसे इग्नोर करते हुए इधर उधर देखते रहे। माँ। महक सुधांशु की बात सुनकर, माँ घर में है सिद्धू। सुधांशु महक के जवाब को सुनकर फिर से इधर उधर देखने, जिसे देख मृत्युंजय उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए, तुम्हारी बीवी अपना काम कर रही है, मतलब तुम्हारी माँ की सेवा कर रही है, इसलिए उसे तलाशना बंद करो। सुधांशु मृत्युंजय की बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर एक नर्स वहाँ पर आकर कहती है, कल सुबह इन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब तक के लिए आप सभी बाहर जाइए। नर्स की बात सुनकर सब लोग अपना सिर हिला देते हैं। मृत्युंजय सुधांशु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हम सब यहीं हैं, घबराना मत। जिसे सुनकर सुधांशु धीरे से अपना सिर हिला देता है तो महक सुधांशु के हाथ को पकड़ कर कहती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नर्स से कह देना और मुझे आकर कह देगी, मैं ध्रुवी को भी बुला देती हूँ, ठीक है। सुधांशु महक की बात पर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, रुक जाओ ना दीदी। सुधांशु की बात पर महक
महक अपना सिर हिला नर्स की तरफ देखते हुए बोली, नर्स मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। नर्स महक की बात पर अपना सिर नहीं में हिला, सॉरी मैम, यहाँ पर और भी पेशेंट है, उन्हें डिस्टर्ब होगा, आप बाहर वेट कर सकती हैं। नर्स की बात सुनकर महक सुधांशु के हाथ पर थपथपाते बोले, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आईसीयू के बाहर ही हूँ, तुम बस एक बार नर्स से कह देना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। ओके। सुधांशु महक की बात सुनकर अपनी पलकें झपका देता है तो महक हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। सुधांशु उनके जाने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। अवस्थी कंपनी में विप्लो जब से आया था कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था और सब कुछ उसके दिमाग से ऊपर जा रहा था, लेकिन वो अपने साथ राजीव को भी उठा कर ले आया था। अदिति भी वहीं बैठे वहाँ पर डाइट एसेस को टेस्ट करके उन्हें रिव्यू दे रही थी। जब राजीव टाइम की तरफ देखते हुए विप्लव से बोला, वापी लेट्स गो होम, रात हो गई है। अदिति जो कि दूसरे हाथ से फ़ोन चला रही थी, राजीव की बात सुनकर राजीव विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी सिद्धू भैया को होश आ गया है। जिसे सुनकर विप्लव राजीव की तरफ देखकर, ठीक है चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। इतना कहकर विप्लव खड़ा हो जाता है जब वहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई फाइल में से एक ब्राउन फाइल नीचे गिरती है, जिसे उठाते हुए विप्लव खुद से बोला, ये कौन सी फाइल है, मेरे नज़र से कैसे बच गई। कहते हुए विप्लव उस फाइल को खोल कर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। राजीव विप्लव के रिएक्शन को देखते हुए आंखें चढ़ाकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का नक्षत्र क्यों बदल गया। विप्लव राजीव को वो फाइल दिखाते हुए बोला, लुक एट दिस, इसमें संग्रामी प्रोजेक्ट की डीलिंग है जो कि रूस में होने वाली है और इसके लिए सिद्धू को इनविटेशन मिला है, मतलब वो अपना प्रेजेंटेशन वहाँ दे सकता है, फिर उसे करोड़ों का फायदा होगा। राजीव विप्लव की बात पर उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोला, लेकिन इस बारे में सिद्धू ने किसी को बताया क्यों नहीं। विप्लव राजीव की बात को अनसुना करते हुए अपनी बात रखकर बोला, सोचो अगर वो प्रोजेक्ट सिद्धू को मिल गया तो उसे सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि विदेश के लोग भी जानना शुरू कर देंगे। राजीव विप्लव की एक्साइटमेंट को देखते हुए अच्छे से फाइल को पढ़ने के बाद बोला, 3 महीने बाद इस प्रोजेक्ट का डीलिंग 3 महीने बाद होने वाला है। विप्लव राजीव की बात सुन खुश होते हुए बोला, ये तो और अच्छी बात है ब्रो, तब तक सिद्धू भी ठीक हो जाएगा, वो हमारी हेल्प कर पाएगा। अदिति उन दोनों की बातों को सुनते हुए कंफ्यूज में विप्लव से बोली, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी कुछ बताओ, समझ नहीं आ रहा, बेवकूफ़ जैसा महसूस हो रहा है। विप्लव अदिति के कन्फ्यूजन भरे चेहरे को देखकर उसके सिर पर हल्का सा मार कर बोला, अदिति हमारा सिद्धू बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है और तुम्हें पता है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए रसिया जाएगा। अदिति विप्लव की बात पर चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम भी चलेंगे क्या घूमने के लिए। राजीव उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए, तुम दोनों बस लगे पड़े रहो। विप्लव राजीव की बात पर उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोला, इसे मुझे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे मैं अपने पास रखूँगा। राजीव विप्लव की बात उसे एक नज़र घूर कर बोला, हाँ जैसे मैं तुम्हारे दोस्त का हर हक मार रहा हूँ। ये सुनकर विप्लव ने दांत दिखाते हुए, मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी इतना सारा काम होता है, सिद्ध का काम करोगे तो ओवरलोड के कारण बेहोश हो जाओगे। ओह रियली, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो यहाँ लेकर क्यों आए। राजीव ने अपना कोट उठाकर पहनते हुए कहा, जिसे सुनकर विप्लव डार्क ब्राउन कलर का शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट को इन करके पहना था। कपड़े ठीक करते हुए, मुझे बिजनेस की जानकारी नहीं और आप मेरे ब्रो के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, बस इसलिए। राजीव विप्लव के बाद से अपने बैग उठाते हुए बोले, छोटे खरगोश तुम्हारे ब्रो के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, मैं बल्कि उसका लीगल एडवाइज़र हूँ। जिसे सुनकर विप्लव अपने दांत दिखाते हुए राजीव से बोला, मेरा भी बन जाओ, अब मैं आपको पक्का मेरे पॉकेट मनी का 5% दूंगा। विप्लव के बाद पर अदिति उसकी तरफ देखते हुए, जल्दी से मैं बन जाती हूँ तुम्हारी लीगल एडवाइज़र, तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है। विप्लव अदिति के बाद पर उसके सिर पर टपली मारते हुए, तुम्हारी इस छोटी सी बुद्धि में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं घुसेगी बनी, तुम सिर्फ बॉक्सिंग और अपने खाने पर फोकस करो। अदिति विप्लव का मजाक उड़ाने पर मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। राजीव विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे 25,000 ले लेना महीने के, लेकिन प्लीज़ मुझे अपना लीगल एडवाइज़र बनने के लिए बिल्कुल मत कहना, मैं पूरी लो भूल जाऊँगा। विप्लव राजीव की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मेरे जैसे एक सज्जन मनुष्य की किसी को कद्र नहीं है। छोड़ो यार। इतना कहते हुए विप्लव कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है तो सारे एम्प्लॉयज़ की छुट्टी हो चुकी थी और वो लोग घर के लिए निकल चुके थे। जिसे देखते हुए विप्लव एक नज़र अपनी वॉच की तरफ देखकर राजीव से बोला, आप घर के लिए निकल जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। विप्लव के बाद पर राजीव अपना सिर हिलाते बोला, ओके मैं कल मॉर्निंग में मिलने आ जाऊँगा सिद्धू से और हो तो सेफ ड्राइव।
विप्लव राजीव की बात अपना सिर हिला देता है तो राजीव अपनी कार से वहां से वैष्णो मेंशन के लिए निकल जाता है। राजीव के जाने के बाद अदिति जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए विप्लव से बोली, भैया को मुझे कहना चाहिए था सेफ ड्राइव, क्योंकि मैं ड्राइव करने वाली हूँ। जिसे सुनकर विप्लव जाकर पैसेंजर ड्राइव सीट पर बैठते हुए बोला, आराम से चलाना, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। ये कहते हुए विप्लव फाइल को बैक सीट पर रखकर अपने बैग भी बैक सीट पर रख देता और हेडरेस्ट से टेक लगाकर कुछ सोचने लगता है। आदित्य तिरछी नज़र से विप्लव की तरफ देखने के बाद और ड्राइविंग सीट पर फोकस करते हुए बोली, क्या हुआ बापी, कुछ सोचे जा रहे हो क्या? विप्लव अदिति के सवाल पर खोई हुई आवाज़ में बोला, तुम्हें एक बार भाव्या से मिलना है। जिसे सुनकर अदिति थोड़ी हैरानी से हो विप्लव की तरफ देखने के बाद फिर से सामने देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कहाँ मिलेगी? विप्लव अदिति के सवाल पर उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर विप्लव डेविड को कॉल करता है। कुछ दिन के बाद दूसरी तरफ से डेविड कॉल अटेंड करते हुए, बोलो मेरे दलाल। विप्लव डेविड की बात पर छोटा सा मुँह बनाकर बोला, जरा तमीज़ से बात करो, मैं दलाल नहीं हूँ। जिसे सुनकर डेविड बात बदलते हुए बोला, हाँ बोलो क्यों फ़ोन किया? डेविड के नॉर्मल बात करने पर विप्लव बोला, मुझे भाव्या का लोकेशन चाहिए और उसका सेल फोन नंबर भी। डेविड विप्लव के डिमांड को सुनकर कुछ पल चुप रहा। वापी मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि उसकी शादी हो चुकी है, उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। विप्लव डेविड की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं पक्का उसे भुला दूंगा, मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए मुझे उसका नंबर चाहिए, अभी मुझे दो। विप्लव के मिजाज को समझते हुए डेविड एक बार फिर से बोला, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जितना कहा उतना करो। इतना कहकर विप्लव ने कॉल कट कर दिया। विप्लव के गर्म होते हुए मिजाज को देखते हुए अदिति धीरे से बोली, वापी बनी तुम ड्राइव पर फोकस करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विप्लव ने खिड़की से बाहर तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक दर्द को महसूस करते हुए अदिति विप्लव से बोली, हम कल मॉर्निंग टाइम में सिद्धू भैया से मिलने चलेंगे, तुम्हें घर चलकर आराम करना चाहिए। विप्लव अदिति की बात पर कोई जवाब नहीं देता था। अदिति सीधा गाड़ी सारंग विला की तरफ दौड़ा देती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।